हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। तो दोस्तों, ये होने वाली है थर्ड वीडियो फरवरी मंथ की, जहाँ पे हम लोग 15 फरवरी से 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। आई नो यू गाइज आर अंडर इमेंस प्रेशर। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आई होप आप अभी तक के होने वाले सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। फॉर ऑल माई एस्पिरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होंगे एक इमेंस प्रेशर आपके ऊपर डेवलप हो जाएगा रिगार्डिंग योर सीयूटी एग्जाम्स, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन योर सीयूटी स्कोर। और सीयूटी की प्रिपरेशन में अपने आप को बिल्कुल फुल ऑन झोंक दीजिएगा। अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि अब आप इंटरचेंजेबल डोमेन दे सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स कभी नहीं ली बट अपना करियर फॉलो करना चाहते हैं आप किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैथमेटिक्स को भी आप डोमेन चूज कर सकते हैं। ऐसे ही वो बच्चे जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं बट कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक अच्छा न्यूज़ है कि वो फिजिक्स के लिए अपना डोमेन भर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आपके साथ क्या रहने वाली है कि 2 महीने में आपको पूरी ट्वेल्थ की वो फिजिक्स की तैयारी करनी होगी, मैथमेटिक्स की तैयारी करनी होगी। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फ्रेंड शुरू करते हैं, क्योंकि जीटी के स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है जब से डोमेन सब्जेक्ट्स की पॉलिसी चेंज हुई है। जनरल टेस्ट में आता है जीएस। जीएस का कोई सिलेबस नहीं है डिसाइडेड, इसलिए ये थोड़ा सा हो जाता है ट्रिकी। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले आईसीएआई की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं सीए चरणजोत सिंह नंदा, जो कि 73rd प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं सीए प्रसन्ना कुमार डी। तो सिंह नड्डा जी, सॉरी नंदा जी, आपके साथ में आपके स्क्रीन पर आपको शोकेज हो रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सीए प्रसन्ना कुमार जी। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1949 में ये बना। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके हैं, जो कि ग्रीस के पार्लियामेंट्री पहले स्पीकर भी रहे। नाम है इनका कॉन्स्टेंटीन तसौलस। हम अगेन रिपीटिंग, कॉन्स्टेंटीन तसौलस। ये बन गए हैं ग्रीस के नए प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो ग्रीस के नए प्रेसिडेंट है ये कॉन्स्टेंटीन तसौलस, जो कि इससे पहले ग्रीस के पार्लियामेंट्री स्पीकर भी रह चुके हैं। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के, तो ही वॉज अप्रूव्ड एज द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट नॉमिनी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ये। और इसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आपको इटली के राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगी। टर्की के साथ अक्सर इस कंट्री के बवाल चलते रहते हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में गिटार शेप का एक आइलैंड कंट्री है साइप्रस, उसके उसको लेकर ग्रीस के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। एथेंस यहाँ की कैपिटल है और ये पहली डेमोक्रेसी भी है, दुनिया की पहली डायरेक्ट डेमोक्रेसी यही बनी थी। करेंसी यूरो है। और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर किरियाकोस मित्सोताकिस। प्रेसिडेंट कौन है? कॉन्स्टेंटीन तसालस। प्राइम मिनिस्टर कौन है? किरियाकोस मित्सोताकिस। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर में लगने वाले प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ये तो हमें पता है, 9 फरवरी 2025 को जब बीरेन सिंह रिजाइन करते हैं तो मणिपुर में लग जाता है आर्टिकल 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल आप इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीएम और उनकी काउंसिल को कर देते हैं आप लोग सस्पेंड। सीएम और काउंसिल बैठा देते हैं घर पर। अब सीएम नहीं चलाता देश, देश मतलब स्टेट, स्टेट चलाती है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को तो बिफोर हैंड को एक्सपीरियंस है ही नहीं, इसलिए प्रेसिडेंट को यहाँ पर पीएम और उनकी काउंसिल जैसा जैसा एडवाइस करते हैं वैसा वैसा प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट चलाती है। तो एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है स्टेट का डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाना। तो यहाँ पर क्या उसका प्रोसीजर है अगर इमरजेंसी लगानी पड़े? तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई स्टेट में अब इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस आर्टिकल 356 के प्रपोजल को सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर दें। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? जैसे हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, बट 100 में से प्रेजेंट थे उस दिन केवल 20। तो जितने प्रेजेंट है ना उनका 50% से ज्यादा देखा जाता है सिंपल मेजोरिटी में। इसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, जबकि क्लास के ओरिजिनल स्ट्रेंथ 100 की थी। चलिए, एक बार स्टेट इमरजेंसी लगती है तो वो 6 महीनों के लिए लगती है। 6 मंथ्स के बाद दोबारा बढ़ानी है तो आप पार्लियामेंट दोबारा पास करेगी प्रपोजल को। तो ये लग गया और 6 महीने के लिए, तो हो जाते हैं 1 साल। 1 साल के बाद अगर दोबारा बढ़ानी पड़े स्टेट इमरजेंसी को, तो वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्शन कमीशन को लगे कि वहां पर इलेक्शन हो नहीं सकते हैं। और नेशनल इमरजेंसी अगर इंडिया के किसी पार्ट पर या पूरी कंट्री पर लगी। तो मणिपुर में फिलहाल इस समय गवर्नर अजय भल्ला जी हैं, कैपिटल इम्फाल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट करंट आ जाता है आपके पास, डिज्नी हॉटस्टार बन गया है अब जियो हॉटस्टार। आपको पता ही होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस यहीं पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार मर्ज हो गया है। 14 फरवरी 2025 को ये काम हुआ। इसके बाद कंटेंट लाइब्रेरी काफी ज्यादा एनरिच हो गई है। फिर बात करते हैं ब्लूमबर्ग की। तो ब्लूमबर्ग ने अभी एक लिस्ट निकाली है एशिया की 20 रिचेस्ट फैमिलीज की, जिसमें आपको इंडियन फैमिली सबसे ऊपर टॉप पर दिखेगी, अंबानी। अंबानी रिचेस्ट एशियन फैमिली है, 90.5 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ है। नंबर 4 पर आते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंडियन मिस्त्री साहब, मिस्त्री फैमिली, 37.5 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ है। फोर्थ नंबर पर जिंदल फैमिली है, 28.1 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ। और उसके बाद नाइन्थ नंबर पर आपको बिरला फैमिली दिखेगी, 23 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ। जबकि टॉप 3 में 3 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर, सॉरी इंडोनेशिया। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट करंट की। नेक्स्ट करंट आपका है कर्नाटका का। कर्नाटका ने टॉप कर लिया है लोकल गवर्नेंस हेल्थ इंडेक्स। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा होगा, किस स्टेट में लोकल गवर्नमेंट कितनी ज्यादा पावरफुल है, सशक्त है, एम्पावर्ड है। लोकल गवर्नमेंट से मेरा मतलब दो होता है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो ये जो रिपोर्ट है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बनाता है, पब्लिश करता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट हर एक स्टेट को 6 पैरामीटर्स पर आती है, जैसे फ्रेमवर्क क्या है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, फिनेंसिस क्या है, फंक्शंस उनके क्या है, फंक्शनरीज कौन है, कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए आपने क्या किया, अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने क्या किया। तो इस लिस्ट में फ्रेंड्स यूपी पहले कभी 15th नंबर पर होता था, बट ट्रांसपेरेंसी और एंटी करप्शन मेजर्स जो यूपी ने लिए हैं उसकी वजह से यूपी की पोजीशन 10 नंबर आ गया, 5 नंबर पर आ गई है। और ऐसा ही कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा के साथ हुआ, जिसका पहले लोकल गवर्नेंस हेल्थ इंडेक्स में रैंकिंग पुअर था, 13th नंबर पर था, बट अब ये भी 7th नंबर पर आ गया है। तो यहाँ पर टॉप 3 स्टेट्स में आता है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, जहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स मैंने यहाँ पर टेबल में लिख दी है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की तरफ से नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। शिखर धवन, यस, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं उन कंट्रीज की तरफ से आपको नेशनल एम्बेसडर्स देखने को मिलते हैं। तो शिखर धवन आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। ये पहले पहले प्लेयर, इज द फर्स्ट प्लेयर जिसको दो कंजेकेटिव एडिशंस में इन्होंने गोल्डन बैट जीता है। आईसीसी के बारे में बता दूं तो इसका जो स्थापना है 1909 में होती है। पहले हेडक्वार्टर लंदन में था, अब हेडक्वार्टर दुबई शिफ्ट हो गया है। चेयरमैन है जय शाह। इसके बाद बांग्लादेश की है ये, आपने शायद कभी नाम सुना होगा इनका, सोहिली अख्तर। सोहिली अख्तर को बैन कर दिया है आईसीसी ने करप्शन के ऊपर। 5 साल तक ये कोई भी फॉर्मेट आईसीसी की तरफ से जो भी अरेंज होगा वो नहीं खेल पाएंगे, जैसे T20 वर्ल्ड कप, जैसे वर्ल्ड कप फॉर विमेन, या कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर होती है, एशिया कप भी होता है अगर विमेन्स का, उसमें भी ये नहीं खेल पाएंगे शायद, एशिया कप में नहीं खेल पाएंगे। बट आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें तो खैर ये नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी ने इनके ऊपर क्यों लगाया ये चार्जेस, क्योंकि मैच फिक्सिंग के चार्जेस इन पर लगे हैं और इन्होंने माने हैं कि हाँ ठीक है मैंने किया है। तो आने वाले 5 साल तक इनको बैन कर दिया है। ये आईसीसी की एंटी करप्शन कोड की कुछ रूल्स हैं जो इनके ऊपर लगे हैं। तो ये एंटी करप्शन यूनिट के द्वारा इन पर लगाया गया बैन है। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कर्नाटका के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा था इनॉग्रल सेशन, किसका, इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस का। तो इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस पर स्पीच देने पहुंची ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, और इन्होंने बोला वहां पर अबाउट नारी शक्ति, पावर ऑफ विमेन, किस तरीके से नारी शक्ति साइंस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, कल्चर में बढ़ती जा रही है। और इन्होंने बोला सभी महिलाओं को कि हम लोगों को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन इसके साथ आगे बढ़ना होगा, मेंटल स्ट्रेंथ को और ज्यादा हमें अच्छा करना होगा। शी ऑल्सो अर्ज द वुमेन कि आप जो करेज है वो गैदर कीजिए, बड़ा सोचिए, फुल पोटेंशियल लगा दीजिए अपनी सक्सेस के लिए। इसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड की बात करते हैं। तो वाटर रिजिलियंस कैटेगरी में एनटीपीसी लिमिटेड ने जीत लिया है फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। ये अवार्ड जो है ये इनको प्रेजेंट किया गया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग अ सेरेमनी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन चेन्नई।
इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ऊपर आपको दिखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, $285 मिलियन के साथ। नंबर सेकंड पर है जॉन रैम, $218 मिलियन के साथ। और नंबर थर्ड पर है लियोनल मेसी, $135 मिलियन के साथ। इस पूरी लिस्ट में आपको कोई भी विमेन नहीं देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट विमेन फीमेल मतलब हाईएस्ट फीमेल पेड एथलीट जो है उनका नाम है कोको गॉफ, टेनिस की। $30.4 मिलियन है। बट आपको पहले ही बता दूं, हाईएस्ट पेड एथलीट में शामिल होने के लिए थ्रेशोल्ड होता है $37.5 मिलियन का। उससे मैम $6.9 मिलियन थोड़ा सा कम पड़ रहा है इनका। तो अगर ये अर्न करती हैं इतना, इनका बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स इनको भी टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में जगह मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। जैसे पाकिस्तान के बाबर आजम, ये बन गए हैं फास्टेस्ट क्रिकेटर। 6,000 रन जिन्होंने स्कोर करे हैं मात्र 123 इनिंग्स में। इससे पहले फास्टेस्ट एशियन टू डू दिस वो थे विराट कोहली जी, जिन्होंने 6,000 रन 136 इनिंग में पूरे करे हैं। तो इनके 136 इनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा बाबर आजम ने। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। ये बन गया है इंडिया का पहला स्टेट जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को कर दिया है इम्प्लीमेंट। तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, इम्प्लीमेंट होने ही वाला है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 है क्या? तो भाई इसके अंतर्गत ना एक्चुअली में ये एक पॉलिसी है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेरोल, अपस्किलिंग, R&D को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट खासकर की वो जो IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, HR, AI, साइबर सिक्योरिटी पर फोकस होगा। तो इसका एम क्या? इसका एम है मध्य प्रदेश को ग्लोबल हब बना देना। किसका? इनोवेशन और कोलैबोरेशन का, है ना जी। इसके बाद आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम भी इन्होंने खुद ही बताया है। नाम है इसका नौदी, नौदी बंधन स्कीम। नौदी वेस्ट बंगाल, बंगाली में नदी को बोलते हैं, बंधन का मतलब बॉन्ड हो गया। तो रिवर बॉन्ड स्कीम है ये, जिस स्कीम में वेस्ट बंगाल, यस, वेस्ट बंगाल में नेचुरल डिजास्टर को तो कॉम्बैट किया ही जाएगा। स्कीम के अंतर्गत जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसके लिए कॉम्बैटिव पॉलिसीज बनाई जाएंगी। प्लस इस स्कीम का एम जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर भी रहेगा। ठीक है जी। तो ये स्कीम जो है ये नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, रिवर इरोशन, इन सब चीजों के ऊपर केंद्रित होगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगी। एग्रीकल्चर, फिशिंग, स्मॉल स्केल सेक्टर्स जैसे सेक्टर्स। तो ये ज्यादातर दो स्टेट, सॉरी दो डिस्ट्रिक्ट्स, दो वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, मुर्शिदाबाद एंड मालदा। 200 करोड़ का इसका आउटले है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इंडिया और जापान ने स्टार्ट कर लिया है अपना सिक्स्थ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम है इसका धर्मा गार्डियन। ये इस समय राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में चल रहा है ये अभ्यास, और ये 9 मार्च तक चलेगा। इसके बाद साइंटिस्ट ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके एक बहुत ब्राइट सी रिंग को डिस्कवर किया है। हाँ जी, कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये ब्राइट सी रिंग जो है ये किसी गैलेक्सी के चारों तरफ, बहुत ही रेयर फिनोमिना है जब किसी गैलेक्सी के चारों तरफ एक ब्राइट सी रिंग डिवेलप हो जाती है। ठीक है ना, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमिना है। तो जनरली ये जो गैलेक्सी आपको मिल रही है ना, ये गैलेक्सी हमारी वाली गैलेक्सी से तकरीबन 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, हमारी अर्थ से मतलब। और अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इसके बाद ये डिस्कवरी जो है ये NGC 6505 गैलेक्सी में हुई जो कि ड्रेको कॉन्स्टलेशन में सिचुएटेड है। इसके बाद फ्रेंड्स अभी चाइना की हार्बिन स्टेट में चल रहे थे एशियन विंटर गेम्स। 9th एडिशन था, 7 से 14 फरवरी, खत्म हो गया है। हालांकि इंडिया ने कोई मेडल तो नहीं जीता है, बट हमारा परफॉर्मेंस पिछले बार के मुकाबले अच्छा रहा इस बार। 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इन टोटल। 11 विंटर स्पोर्ट्स थे यहाँ पर। आपको बता दूं इसका थीम रखा गया था, सबसे पहले मैस्कॉट की बात करते हैं, बिन बिन एंड नीनी इसका थीम मैस्कॉट थे। और मोटो था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। मेडल टैली में सबसे नंबर 1 पे रहा चाइना 85 मेडल्स के साथ, जिसमें 32 गोल्ड, 27 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज थे। नंबर सेकंड पे रहा साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसका नाम है, 45 मेडल्स के साथ, जिसमें 16 गोल्ड, 15 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज थे। नंबर थर्ड पे रहता है जापान 37 मेडल्स के साथ, जिसमें 10 गोल्ड, 12 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद युगांडा के हैं जैकोब किपलिमो। इन्होंने
अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड 2021 में दोबारा से रीगेन किया है। बिल्कुल। 2021 में इनके मैराथन रिकॉर्ड को तोड़ा था योमिफ ने। उसके बाद योमिफ फास्टेस्ट थे टू बी इन दिस रेस, आपको बता दूं। तो 57 मिनट्स कुछ सेकंड में इन्होंने किया था। मिस्टर योमिफ की बात करते हैं हम, इथियोपिया के हैं ये। ठीक है ना। तो इथियोपिया के योमिफ का जो रिकॉर्ड है ये ब्रेक कर लिया इन्होंने। मतलब एक तरीके से हम इसमें अगर 18 सेकंड्स प्लस करें तो 57 मिनट्स और 30, तो एक तरीके से 57 मिनट्स 30 सेकंड्स का योमिफ का रिकॉर्ड था। योमिफ का 2021 में रिकॉर्ड तोड़ा था इथियोपिया के योमिफ ने, इनका ही। नाम क्या है इनका? जेकोब किपलिमो का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो जेकोब किपलिमो ने इस बार दोबारा से अपने रिकॉर्ड को हासिल कर लिया है। यस, 2025 में ये रिकॉर्ड इन्होंने अपना हासिल कर लिया है। अच्छा, माफ कीजिएगा, योमिफ ने ये रिकॉर्ड जो है ये बनाया था 2024 में। तो 2024 का ये रिकॉर्ड जो मिस्टर योमिफ का है वो तोड़ा है जेकोब किपलिमो ने, और अब ये बन गए हैं फास्टेस्ट मैराथन रेसर। इन्होंने योमिफ से 48 सेकंड्स पहले ही ये रेस कंप्लीट कर ली, 56 मिनट्स 42 सेकंड्स, और अपना ही रिकॉर्ड वापस से हासिल किया, जो रिकॉर्ड इन्होंने ही कभी 2021 में अपना बनाया था। इसके बाद इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है 15 फरवरी को, फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 9 साल पूरे हो गए हैं। 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको चलाया था। आपको बता दूं, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। यस। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई पेस्ट डिजीज फैल जाए जिसकी वजह से आपका क्रॉप डैमेज हो जाए, तो डरने की बात नहीं है, पैसा मिलेगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहां पर अप्रूव कर दिया है पीएम आशा स्कीम को। आशा की फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यस। तो इस स्कीम को 2025-26 तक चलाया जाएगा, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर तक की स्कीम चलेगी। इस स्कीम का एम क्या है कि फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस के ऊपर जो फेयर प्राइस है वो मिलता रहे, मतलब एक तरीके से एमएसपी उनको मिलता रहे। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट फार्मर से पल्सेस, ऑयल सीड्स, बहुत सारी क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है। और ये खरीदने का काम गवर्नमेंट की तरफ से दो बॉडीज करती है, नाफेड और एनसीसीएफ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है दोनों की फुल फॉर्म क्या है। बट ये उन्हीं फार्मर्स के खरीदे जाते हैं जो अपने आप को पहले से ही रजिस्टर करवा लेते हैं, तो प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स की क्रॉप खरीदी जाती है। इसके बाद एन चंद्रशेखरन जी को अवार्ड मिला है, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। यूनाइटेड किंगडम ने इनको ऑनररी नाइटहुड का अवार्ड दिया है। तो ऑनररी नाइटहुड का अवार्ड रिसीव किया है एन चंद्रशेखरन जी ने। क्यों भाई? क्योंकि इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया और यूके के बिजनेस और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने में। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर लिया है मिस्टर ज्ञानेश कुमार, सीनियर आईएएस ऑफिसर, 1988 के केरला कार्डर बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के इलेक्शंस करवाती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाती है, और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस करवाती है। तो 4 इलेक्शंस करवाती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी में आर्टिकल 326 भी आपको याद करना है। आर्टिकल 326 यहाँ पर वोटिंग एज की बात करता है, दैट इज 18 ईयर्स इन इंडिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन में 3 लोग बैठते हैं, 3, जिसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ये दोनों ही लोग 6-6 सालों के लिए अपॉइंट होते हैं, ओनली फॉर 6 इयर्स। या तो 6 साल ये पूरे कर ले, मतलब अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात तो भी स्पेसिफिक करता हूं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर होता है 6 साल का। और अगर 6 साल से पहले ये 65 के हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, तो 6 इयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज। और दूसरा है इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर अगर आप यहाँ पे देखें तो वो भी 6 साल का है, बट इनकी एज यहाँ पे 62 ईयर्स होती है। मतलब सर समझ नहीं आया। मान के चलो कि कोई 58 की उम्र में बना इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको पता ही है 6 साल तो पूरे कर नहीं पाएगा, उससे पहले 62 का हो जाएगा। तो या तो 6 साल पूरे कर लो, नहीं तो फिर एज अगर पूरी हो जाए तो आप रिटायर हो जाओगे। इसके बाद जैनेट ई पेट्रो ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है अमेरिका में। ये नासा की पहली एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनी है, फीमेल एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर।
आज तक कभी नासा की एडमिनिस्ट्रेटर कोई फीमेल नहीं बनी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपॉइंट किया है। मैडम जो है वो पहले से ही 11th डायरेक्टर हैं जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर की। 2025 में इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एज द डायरेक्टर ऑफ नासा। तो 47th प्रेसिडेंट है अमेरिका के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। बात करते हैं जैनेट ई पेट्रो की। तो जैनेट ई पेट्रो का जन्म मिशिगन में हुआ और अपनी फैमिली के साथ बाद में ये फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाती हैं जब इनके फादर नासा के साथ मरकरी और जेमिनाई प्रोग्राम्स पर काम करते हैं, मतलब काम करने के लिए वो शिफ्ट हुए थे। नासा की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1958 से नासा काम कर रहा है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। जैनेट पेट्रो एडमिनिस्ट्रेटर है। इसके बाद इंडोनेशिया ने पहली बार जीत लिया है मिक्स्ड एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप, चाइना को हराकर 3-1 से, एट द कॉन्सर्न स्पोर्ट्स सेंटर इन किंगडाओ चाइना। बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है ये इंडोनेशिया की बैडमिंटन लेगेसी में, पहली बार जीता है इन्होंने ये टूर्नामेंट। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, करेंसी युआन है। इंडोनेशिया के साथ कैपिटल जकार्ता, प्रोबोवो सुबियांतो जो इस बार के हमारे चीफ गेस्ट भी रहे रिपब्लिक डे परेड के, वो प्रेसिडेंट है, और रुपया करेंसी है। इसके बाद मनु भाकर जी ने यहाँ पर जीत लिया है, ओलंपिक मेडल विनिंग शूटर हैं ये। इनको दे दिया गया है नाम क्या, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का इनको दिया है बीबीसी ने। तो बीबीसी ये अवार्ड जो है ये उन इंडियन फीमेल एथलीट्स को देती हैं जो जिनकी अचीवमेंट पिछले साल बहुत बढ़िया रही। तो ये अवार्ड 2025 में मैडम को मिला अपने पिछले साल की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर। आपको बता दूं ये पहली इंडियन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, 2 मेडल जीते हैं बैक टू बैक एक ही मतलब टूर्नामेंट में। 2019 में ये अवार्ड पीवी सिंधु जी को मिला था, 2020 में कोनेरू हम्पी को मिला था, 21-22 में मिला था मीराबाई चानू को, 2023 में किसी को नहीं मिला, और 24 में अब जाकर मिला है मनु बाकर को। इसके बाद इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी आपको दिख रहे होंगे, यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस के। तो यहाँ पर पहुंचे इनॉग्रेट करने के लिए। इस म्यूजियम में 38 तो मुराल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, प्लस जिन मुराल पेंटिंग्स में आईएमडी का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन शोकेस किया हुआ है। आईएमडी मौसम विभाग को आप लोग बोल सकते हैं, अंग्रेजों ने बनाया था 1875 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मृत्युंजय मृत्युंजय मोहापात्रा इसके डीजी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, आईएमडी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन और एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके बाद इंडिया का पहला स्टेट बना केरला, जिसने एक एंड प्राउड नाम की पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। मतलब इंप्लीमेंट कौन करेगा केरला की तरफ से, तो केरला का ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। एंड प्राउड की फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। तो कोजी कोड़े से शुरू हुआ है ये प्रोग्राम, ये भी मैं आपको बता दूं। तो घर घर जाकर ना उन लोगों से उन दवाइयों के पत्तों को किया जाएगा कलेक्ट जो वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो अनयूज्ड मेडिसिन हाउस होल्ड से जा जाकर कलेक्ट करेंगे ताकि उनको उनका प्रॉपर मैनर में डिस्पोजल किया जा सके। कई सालों से कंप्लेंट आ रही है इंडिया में मेडिसिन के इम्प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से। बहुत सारी मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन खाने से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, हेल्थ हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन जैसी चीजें देखने को मिल रही है। तो केरला की सीएम है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद बात करते हैं, अभी आपको पता ही होगा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इंडिया आए हुए थे 2 दिन के विजिट पर। और इनका इंडिया आना बहुत हिस्टोरिकल रहा क्योंकि इंडिया और कतर अब स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं। और ये इस रीजन में पहला नहीं है देश। इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत जैसे देशों के साथ पहले ही किया हुआ था, तो अब कतर भी उसमें ऐड हो गया है। इसके साथ कतर ने इंडिया को बोला कि हम दोनों कंट्रीज, अभी जो ट्रेड होता है हमारा बायलेटरल ट्रेड वो $14.08 बिलियन का होता है, इसको हम लोग आने वाले 5 सालों में डबल करके $28 बिलियन तक कर देंगे। इसके बाद इन्होंने प्रॉमिस भी किया कि $10 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट इंडिया में हम लेकर आएंगे। तो अपने लिए भी एक बड़ी बात है भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा आना वो कतर से अपने आप में अच्छी चीज है। इसके बाद 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट होता है। अब बात करता हूं, सिंगापुर में चल रही थी जनरल असेंबली किसकी, तो IALA की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैराइन नेविगेशन की चल रही थी जनरल असेंबली, जिस असेंबली में इंडिया को बना दिया है इस संस्था का वाइस प्रेसिडेंट।
तो एक इंडिया का ना लीडरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैरीटाइम अफेयर्स का, कि कितना ज्यादा कमिटेड है हमारी कंट्री ग्लोबल मैराइन नेविगेशन सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसके बाद बात करते हैं रेखा गुप्ता जी की। तो रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ली शपथ और ये बन गई है दिल्ली की फोर्थ महिला विमेन चीफ चीफ मिनिस्टर। आपको बता दूं पहली बार विमेन चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी की ही थी, सुषमा स्वराज जी, हालांकि कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं, 52-53 डेज तक नहीं। उसके बाद सबसे लंबे टेन्योर तक सीएम रहने वाली जो है वो भी एक फीमेल ही है, दिल्ली की शीला दीक्षित। थर्ड नंबर पर आती हैं कुछ महीनों के लिए अतिशी जी। और फिर फोर्थ नंबर पर आ रही है आपके पास रेखा गुप्ता जी, जो आने वाले 5 साल तक दिल्ली की रहेंगी सीएम। आपको बता दूं मैडम फर्स्ट टाइम एमएलए के इलेक्शंस में खड़ी हुई, जीती। बीजेपी ने, मतलब बीजेपी का टिकट था इनको। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को इन्होंने 29,000 वोटों से हराया। 29,000 वोटों से, अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। तो इनका ओथ सेरेमनी चल रहा था रामलीला मैदान में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह जी और कई सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के सीएम वहां पर अवेलेबल थे। इसके बाद नीता अंबानी की बात करते हैं जी। नीता अंबानी जी जो कि फाउंडर और चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, इनको अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम है गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स साइटेशन अवार्ड। तो गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स साइटेशन अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि मैडम का बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसके बाद इसरो की बात करते हैं। इसरो ने डिवेलप कर लिया है, यस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सचर। आपको बता दूं इस प्लेनेटरी मिक्सचर में सॉलिड प्रोपेलेंट्स को प्रोसेस किया जा सकता है, और ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट रहते हैं रॉकेट मोटर प्रोडक्शन में। ये अचीवमेंट हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत इन स्पेस इनिशिएटिव के अंडर अचीव करी है, और ये काम करा है 2 संस्थाओं ने मिलकर। तो इस वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर को डिजाइन और डेवलप किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, इसरो, इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। इसके बाद वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जू, जिसका नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, बन गया है हमारी कंट्री का पहला बायो बैंकिंग एंड एनिमल म्यूजियम। बिल्कुल। बायो बैंकिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर जानवरों के बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्टोर किया जा सके और आने वाले रिसर्च में उसका इस्तेमाल हो सके। बायो बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकल रिसर्च के लिए, मतलब तरह तरह के नई नई ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने के ये काम में आता है। तो यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। बहुत सारी, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीशीज या एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, साइबेरियन टाइगर, 40-45 साल तक इनके डीएनए को बचा के रखा जा सकता है यहाँ पर। तो दार्जिलिंग जू में ये फैसिलिटी डेवलप हुई है बायो बैंकिंग की, और ये एनिमल म्यूजियम तो खैर है ही। इसके बाद फ्रेंड्स आज का सेकंड लास्ट करंट है ये, दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी। अगर ये चले जाते हैं आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो मजा आ जाएगा। ये ऐसा काम करने वाले दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी होंगे। नाम है इनका जॉन मैकफॉल। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनका नाम करा है ऑर्गेनाइज, सॉरी कंफर्म। 43 वर्ष के हैं ये। तो इन्होंने अपनी टांग खोई 19 साल की उम्र में एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में। उसके बाद इन्होंने अपना करियर एथलेटिक्स में कभी नहीं छोड़ा। ग्रेट ब्रिटेन को कई सारे पैरालंपिक इवेंट्स में इन्होंने मतलब शोकेस किया है। तो एक पैरालंपियन रह चुके हैं और एक ब्रिटिश सर्जन भी हैं सर, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके बाद आज का लास्ट करंट रहने वाला है 21 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या इंडिया की कोई मदर टंग है? नहीं है, इंडिया की कोई मदर टंग नहीं है। तो अगर कोई पूछे तो मना कर देना। आर्टिकल 343 याद करना, उसको भी बताना। आर्टिकल 343 में हिंदी को बताया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और ये भी बोला गया है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ ये किस स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी इसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है जी। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल लेता हूं आप लोगों से विदा। दिस इज दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। आई होप आपको वीडियो बहुत मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को कर लीजिए फॉलो, बेल आइकॉन को कर लीजिए हिट। आप ही के काम की चीजें हम लोग इस चैनल पर लेकर आते हैं, ताकि आपको आपके सीयूटी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहिएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं जरूर उसका कमेंट सेक्शन पे आंसर देना। जिसका आंसर होगा करेक्ट, उसको, उसके कमेंट को मैं कर दूंगा लाइक,
ताकि बाकी बच्चे देख पाए कि करेक्ट आंसर क्या है। और बिल्कुल इस तरह के करंट अफेयर्स को जारी रखने के लिए चैनल को प्लीज फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो वेरी मच।